नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जितने भी पाठ्यक्रम थे, जितने मॉड्यूल थे, वो सारे समाप्त कर लिए हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। कुल 24 अध्याय इस पूरे विषय में थे। आज हम जो आखिरी के हमने 2 पाठ पढ़े, जो कि मॉड्यूल 8 के अंतर्गत थे, जिसका कि शीर्षक है समकालिक आर्थिक समस्याएं। तो इसके अंतर्गत जो हमने पाठ पढ़े हैं, इसके संबंध के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं पिछले 2-3 पेपर जो हैं, 3-4 पेपर, उसके हम बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, जो कि है 7895860757। तो आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ शेयर करें। तो आप लोग हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो भी आपको लगता है कि काफ़ी मुश्किल है और आपसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे सवाल हमको आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम लोग उन सवालों को आपको या तो लिखकर जवाब दे देंगे या फिर एक वीडियो ही उसका बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे को इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों से एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने ऐसे परिचित, ऐसे दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल 8 जो हमने पढ़ा है, उस पर आधारित पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो जो मॉड्यूल 8 हमने पढ़ा है, इसमें हमने 2 अध्याय पढ़े हैं। एक तो अध्याय 23 जिसका कि शीर्षक था पर्यावरण तथा धारणीय विकास। इसमें हमने बात की थी कि पर्यावरण से जुड़ी हुई क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण है, भूमि का निम्नीकरण है, जो प्राकृतिक आवास हैं उनका क्षय है, ठीक है ना, उनका वो खत्म हो रहे हैं इस प्रकार से, और फिर किस प्रकार से हम धारणीय विकास की जो अवधारणा होती है कि किस प्रकार से हम अपने आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से विकास करें कि उनके लिए जो संसाधन है वो समाप्त ना हो जाएं। ठीक है, फिर हमने अध्याय 24 पढ़ा जिसमें कि हमने उपभोक्ता जागरूकता के बारे में बात की। हमने इसमें देखा कि हम किस प्रकार से उपभोक्ताओं को जागरूक करने की हम लोगों को आवश्यकता है, किस प्रकार से उनको पता होना चाहिए कि उनके पास क्या अधिकार हैं, उनके क्या उत्तरदायित्व हैं। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर जानी थी। ठीक है, तो जो हम आज बात करने वाले हैं पिछले सालों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम प्रश्न पत्र के प्रारूप पे बात करते हैं, जो कि हम पिछले कई जो हमने देखे थे वीडियोस उसमें हम बात कर चुके हैं। तो इस बार जो हम मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं उसमें से लगभग 16 नंबर के जो सवाल हैं वो आते हैं एग्जाम में। तो और इसको मिला के हम कुल 100 नंबर के सवालों की चर्चा अभी तक कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल 2017 में से जो सवाल आया था, वो बहुविकल्पीय सवाल है कि जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों में से एक कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे गैस, वाहनों तथा मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस, ये वायु प्रदूषण में योगदान देती है, ये जल प्रदूषण में नहीं देती है। ठीक है ना, ऐसे ही मोटर गाड़ी का यातायात भी वायु प्रदूषण पर देता है। सड़कों पर जो निर्माण कार्य होता है उससे भी वायु प्रदूषण होता है, उससे धूल उड़ती है। तो इसमें जो जल प्रदूषण का जो स्रोत है वो है मल उपचार संयंत्रों से निस्सारण। तो जो मल उपचार जो संयंत्र होते हैं, जिनको कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं, वहां से जो निकलता है डिस्चार्ज, वो जल प्रदूषण करता है। वो अच्छे नदी में या नहरों में जुड़ता है और उनको, उसके जो पानी है उसको खराब करता है। ठीक है ना, प्रदूषित करता है। इसके पश्चात है वायु प्रदूषण के किन्हीं 2 मुख्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। इसकी हम बात करेंगे। ऐसे 2 तरीके सुझाइए जिनसे हम धारणीय विकास में योगदान दे सकते हैं। तो पहले हम वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं, हम कृत्रिम स्रोत की बात कर रहे हैं, उसके प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं। तो आपको 2 स्रोत लिखना है, आप कोई से भी लिख सकते हैं। सबसे पहला है ऊर्जा संयंत्रों, फैक्ट्रियों, सौदागृहों तथा भट्टियों आदि से निकलने वाला धुआं। तो धुआं एक वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ऐसे ही वाहन तथा मोटर गाड़ियों जैसे कार, बस, बाइक, वायुयान, जलयान, इनसे निकलने वाली गैसेस, ठीक है ना, ये भी वायु में मिलकर एक अवांछित योगदान देती हैं और वायु को खराब करती हैं, प्रदूषित करती हैं। ऐसे ही रासायनिक पदार्थ जैसे कीटनाशक, उर्वरक तथा कृषि एवं अन्य कृषि संबंधित क्रियाओं की धूल, और ऐसे ही जो एक आजकल जो दिल्ली में आप देखते होंगे पराली, जो पराली लोग किसान जलाते हैं, उसकी जो धूल है उससे भी दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है। इसके पश्चात है हम धारणीय विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हम धारणीय विकास प्राप्त करने में कैसे योगदान
कर सकते हैं। तो शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई करके हम इस संकट पर विजय पा सकते हैं। हमको जो कार्रवाई करनी चाहिए वो जल्दी से जल्दी और डिसीजिव मतलब निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, तो जो विधियां आप उपयोग में ला सकते हैं उनमें वो 3 विधियां हैं। एक जो संसाधन है उनका सही प्रकार से उपयोग करके, पुनर्चक्रीकरण करके, मतलब पुनर्चक्रीकरण का मतलब होता है रिसाइकिल। ठीक है ना, आप जो सामान यूज कर रहे हैं उसको दोबारा यूज कर लीजिए। ठीक है ना, उसको कुछ उसके अंदर फेरबदल करके उसको रिसाइकिल कर दीजिए, एक तरह से ये कहने का मतलब है। और ऐसे ही कम करके, ठीक है ना, जो आप चीजें यूज कर रहे हो उसका उपयोग कम करके। ठीक है, तो ये जो चीजें थी हमने पढ़ी थी, ये आप दोबारा से चैप्टर में देख सकते हैं। इनको हमने एलोबरेट किया था, पूरा विस्तार से समझाया था। अगला है उपभोक्ता के किन्हीं 2 अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो हमने उपभोक्ता के 7-8 अधिकार देखे थे, जो कि थे सूचना का अधिकार, चुनाव का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना, तो ये जो 6 हमने उपभोक्ता के अधिकार देखे थे, इसमें से आपको कोई से भी 2 लिखने हैं। ठीक है ना, सूचना का अधिकार में क्या था कि उपभोक्ता को ये अधिकार है कि उसको जो उत्पाद है उससे संबंधित सारी जानकारी जो उत्पादक है उसके द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है ना, अगर उसको उसके उपयोग के संबंध में जानकारी चाहिए, उसको कहाँ खरीद सकता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में सारी जानकारी उपभोक्ता को पाने का अधिकार है। ऐसे ही उपभोक्ता को अधिकार है कि वो अपनी जो वस्तु है जो उसको खरीदनी है उसका चुनाव कर सके, उसको किसी प्रकार से भी दबाव में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, उसके पास ये अधिकार है, वो फ्री है। ठीक है, इसी प्रकार से सुरक्षा का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, ये आप दोबारा से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इसमें से आपको कोई से 2 अधिकार इस सवाल के जवाब में लिखने हैं। अगला है भूमि पतन के 3 मुख्य कारण बताइए। तो आपका जो ये भूमि पतन लिखा है इसका मतलब भूमि निम्नीकरण ही होता है। तो हमने भूमि निम्नीकरण की बात की थी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल डिग्रेडेशन, मतलब भूमि की जो गुणवत्ता है उसका कम हो जाना, या भूमि का धीरे धीरे खराब हो जाना, भूमि का पतन हो जाना, कमी हो जाना, निम्नीकरण हो जाना। तो भूमि के निम्नीकरण के कारण जो हमने पढ़े थे उनमें कुछ कारण ये थे, जैसे रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो कीटनाशक हैं, जो उर्वरक हैं, उनका उपयोग करते हैं, जिसके की कारण जो भूमि है उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसके पैदा करने की जो वो फसल पैदा करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इससे भूमि की अम्लीयता, खारापन तथा क्षारीयता में वृद्धि होती है। ठीक है ना, और जैव पदार्थों में कमी आती है। जो जैव पदार्थ होते हैं वो भूमि को उर्वरा शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब वो भूमि को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो पौधों को उगने में सहायता करे। ठीक है ना, तो ये जो भूमि का निम्नीकरण है उसके कारण जैव पदार्थों में कमी आती है और जैविक प्रदूषकों, जहरीले पदार्थों तथा भारी धातुओं में वृद्धि करती है, जो कि सारी गलत चीजें हैं। इसी के साथ साथ अत्यधिक सिंचाई और इसके बाद खेतों से पानी के निकास की असफलता के कारण भूमि में नमक की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये भी एक कारण है। जंतु द्वारा खेतों में अत्यधिक चराई जो पौधों की परत को कम कर देती तथा भूमि कटाव के लिए उन्मुख करती है। तो जो पौधे होते हैं वो अगर धरती पर लगे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, भूमि को पकड़ कर रखते हैं। ठीक है ना, जब उसको पकड़े रखते हैं और उसका कटाव नहीं होने देते हैं। लेकिन जब जानवर उसको खा लेते हैं उन पौधों को, तो धीरे धीरे जो पौधों की कमी के कारण, ठीक है ना, तो जो पौधों की परत है वो कम हो जाती है और भूमि जो है वो कटाव के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है ना, उसमें भूमि में कटाव होने की संभावना रहती है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। जो भूमि की सतह होती हैं, जो भूमि की सबसे ऊपर वाली सतह होती है वो ज्यादा उर्वरक होती है। ठीक है ना, नीचे की सतहों की अपेक्षा। तो अगर वो सतह कट जाएगी तो भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी और भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात है अक्टूबर 2017। तो अक्टूबर 2017 में जो सवाल आया है वो है कि वह अधिनियम जो उपभोक्ता की पूरी सहायता करता है तथा मार्गदर्शन करता है वो कहलाता है। तो इन सब में से एक ही अधिनियम है जो उपभोक्ता के लिए विशेष तौर से बना था, वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसका किस काम था, उपभोक्ता की सहायता करना और उपभोक्ता का मार्गदर्शन करना। उपभोक्ता को कोई तकलीफ होती है तो वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत न्याय पा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात है भूमि के निम्नीकरण के 2 कारण दीजिए। हमने निम्नीकरण के कारण अभी आपको सामने बात की थी, वहां से आप देख सकते हैं। समाज में हरित उपभोक्ता होने के लिए उदाहरण की सहायता से कोई 2 तरीके दीजिए, इसकी बात करते हैं। तो अगर हम हरित उपभोक्ता
अगर आपको हरित उपभोक्ता होना है, आपको ग्रीन कंज्यूमर होना है, तो ग्रीन कंज्यूमर के लिए आवश्यक है कि आप एक तो जो संसाधन जिनका उपयोग कर रहे हैं, जो जो आप प्रोडक्ट यूज में ला रहे हैं, उनका मित व्ययता से उपयोग करें। मतलब उनको जितना जरूरी हो उतना ही चलाएं। जैसे आप बिजली चलाते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, तो आपको अननेसेसरी इनके उपयोग से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके जो स्रोत हैं जिनसे प्राप्त होती हैं वो क्या है, वो गैर नवीकरणीय है। मतलब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये जरूरी है कि उनका आप ढंग से यूज करें। और दूसरा दूसरा तरीका हो सकता है, जैसे आप बाजार में जाते हैं तो आप अपने साथ झोला ले जाएं, कोई जूट का थैला ले जाएं, और जो प्लास्टिक की जो थैलियां जो दुकानदार आपको देता है उसको ना लें। ठीक है ना? प्लास्टिक की जो थैली है वो क्या करती है, वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर्यावरण प्रदूषण में सहायक होती है। तो इसलिए आप प्लास्टिक के उपयोग से बचें। तो ये भी आप अगर ये काम भी करते हैं तो आप हरित उपभोक्ता होने का अपना जो काम है वो पूरा करते हैं। ठीक है? तो ये दो तरीका आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण पद्धति की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण पद्धति है वो दो प्रकार से हमारे काम आती है। उसमें एक तो वैधानिक शासनिक तंत्र है और प्रशासनिक शासन तंत्र है। मतलब उसमें कानून भी बने हुए हैं और ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि उपभोक्ताओं की मदद करती है। तो उपभोक्ता के बचाव के लिए ये पद्धति भारत में अपनाई जाती है हमारे देश में। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें उपभोक्ता जब उन्हें वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेताओं या निर्माताओं द्वारा ठगा जाता है, ठीक है, उनको बेवकूफ बनाया जाता है, तो वे उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। तो जो उपभोक्ता संरक्षण पद्धति है उसके अंतर्गत वो उपभोक्ता न्यायालयों में जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं और न्याय मांग सकते हैं। ठीक है ना? तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए नियम और संस्थाएं दोनों शामिल हैं। ठीक है ना? नियम भी बने हुए हैं और संस्थाएं भी बनी हुई हैं। तो उन नियमों में क्या क्या है? सरकारी कानून है, जो अभी हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की बात की, मापतोल अधिनियम है, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो कि उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करते हैं। उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने वाली संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे सरकारी परिषद और उपभोक्ता न्यायालय। तो जो सरकारी परिषद है वो बहुत ऊपर की होती है, वो राज्यों में अलग होती है और केंद्र सरकार में अलग होती है। और जो ये सरकारी परिषदें होती हैं, ये जो राज्य के जो मंत्री हैं उनके द्वारा इसको अध्यक्षता की जाती है। ठीक है ना? तो वो वहां पर भी उपभोक्ता से संबंधित जो जुड़े हुए जो बड़े लेवल के मामले हैं, जो नीतियां बनानी होती हैं, उनको डिसाइड करती हैं। ठीक है ना? जिससे कि उपभोक्ता का संरक्षण किया जा सके। और उपभोक्ता न्यायालय तो आपको पता है, उपभोक्ता न्यायालय में आप जाते हैं और अपने साथ अगर जो कुछ गलत हुआ है, कुछ ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं और यहाँ से न्याय की मांग कर सकते हैं। जो उपभोक्ता न्यायालय होती हैं वो 3 लेवल पे होती हैं, ये आपको पता होगा। सबसे पहले जिला फोरम होते हैं, ठीक है ना, जिला उपभोक्ता फोरम होते हैं, फिर जो राज्य है वहाँ का आयोग होता है और फिर केंद्र का आयोग होता है। ठीक है ना? तो 3 प्रकार के जो जो अदालतें हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। और वो जो तीनों अदालतें उसमें कैसे कैसे जाएंगे आप, आपने जो प्रोडक्ट या वस्तु या सेवा ली है उसका जो मूल्य है उसके हिसाब से आप न्यायालय का चयन कर सकते हैं। ठीक है? अगला सवाल है अक्टूबर 2017 का ही, वो है उन विभिन्न प्रकार की जानकारियों का उल्लेख कीजिए जिसका उपभोक्ता जागरूकता के बारे में उपभोक्ता को होना आवश्यक है। तो ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो कि उपभोक्ता को जाननी जरूरी होती हैं? जैसे उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की उसकी गुणवत्ता के विषय में जानकारी, जो आप वस्तु खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप जागरूक होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के जोखिमों, आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और उत्पाद को बेचने से संबंधित समस्याओं की शिक्षा भी उसको मिलनी चाहिए। उपभोक्ता के अधिकारों के विषय में उसको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए। अधिकार तब आपको मिलेंगे जब आपको अपने उत्तरदायित्व पता हो कि आपको क्या करना है। ठीक है ना? आपके कुछ अधिकार तो हैं, लेकिन उन अधिकारों को पाने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे ही उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? तो आजकल ये जानना बहुत कठिन हो जाता है कि उत्पादक कौन है और विक्रेता कौन है। ठीक है ना? हम उत्पादक और विक्रेता में भेद नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कई बार सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं या फिर उत्पादक जानबूझकर वो सूचना नहीं देता है। तो उपभोक्ता को जागरूक होने की आवश्यकता है अगर वो उन सूचनाओं को पाना चाहता है। उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं बिना बिल के खरीदता है या विक्रेता बिल नहीं देता, ये भी एक समस्या है। ठीक है ना? तो उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे व्यापारियों और सेवा उपलब्ध कराने वालों की अनुचित व्यापार
आचरणों को, जो वो गलत व्यापार के आचरण करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, उनसे स्वयं को बचा कर रखे। तो ये उपभोक्ता की जिम्मेदारी है और बहुत ये जरूरी है। अगर वो जागरूक होगा तभी वो इन आचरणों से बच पाएगा। उपभोक्ता जागरूकता में उपभोक्ताओं को उनके उत्तरदायित्व के बारे में शिक्षित करने की भी आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ये भी जरूरी है, उनके उत्तरदायित्व के बारे में उनको शिक्षित किया जाए। तो ये हो गया उस सवाल का उत्तर, आप इसमें से देख सकते हैं। अगला है अप्रैल 2018 शुरू होता है। तो अप्रैल 2018 का जो प्रश्न पत्र है उसमें जो सबसे पहला सवाल है वो है जल प्रदूषण से हो सकता है। तो जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया नहीं, मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। खांसी ये भी नहीं, उक्त रक्तचाप भी नहीं। तो उसको जो बीमारी हो सकती है वो होती है टाइफाइड। ठीक है ना, जो कि पेट से संबंधित एक रोग है। तो ये जो अगर आप प्रदूषित जल पी लेते हैं तो आपको टाइफाइड होने का खतरा रहता है। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ई कॉमर्स के माध्यम से कार्यरत विदेशी एजेंसियों के बारे में क्या प्रावधान है? तो ये हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ई कॉमर्स के माध्यम से कार्यरत जो विदेशी एजेंसियां हैं उनके बारे में ये एक बंदिश है कि अब वो तभी हमारे यहाँ व्यापार कर पाएंगी, वो ई कॉमर्स के माध्यम से अपना माल तभी बेच पाएंगी जबकि उनका हमारे देश में ऑफिस हो। ठीक है ना, उनका ऑफिस होना जरूरी है ताकि वो उपभोक्ताओं की अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान कर सकें। अब बिना ऑफिस के वो अपना सामान बेचने को स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ऐसे ही धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है ये देख लेते हैं। तो धारणीय जो विकास है उसका उद्देश्य होता है पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मतलब हमको अपना जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखना है और उसको सुरक्षित रखते हुए ही अपनी जरूरतों को पूरा करना है, ताकि हम जो न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो जो आने वाली पीढ़ी है उनकी जरूरतें भी पूरी हो सके। ऐसा ना हो कि हम केवल आज के समय की ही देखें और सारे जो संसाधन है उनका उपयोग कर लें। तो धारणीय विकास ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं हम में से प्रत्येक के लिए अति आवश्यक होते हैं और ये जो धारणीय विकास की अवधारणा है ये दीर्घकालीन अवधारणा है। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रख रहे हैं। अगला जो सवाल आया है अप्रैल 2018 में वो है वायु प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु में अगर किसी प्रकार से हानिकारक तत्व या अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो उसके कारण जो वायु प्रदूषित हो जाती है उसी को वायु प्रदूषण बोलते हैं। मतलब वायु के अंदर ऐसे हानिकारक या अवांछित तत्वों का मिलना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, वायु प्रदूषण के दो मुख्य स्रोत हमने बात की थी, अभी हमने दो मुख्य स्रोत पढ़े थे। जैसे गाड़ियों से, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं था, खेती में जो हम कई सारी प्रक्रियाएं करते हैं, कीटनाशक डालते हैं, उर्वरक डालते हैं या और जो चीजें हैं उनसे निकलने वाली धूल या गैस, ठीक है ना, जो भी हो वो सारी चीजें थी। ठीक है ना, तो और इसका एक हानिकारक प्रभाव देना था, तो एक हानिकारक प्रभाव आप दे सकते हैं। इसकी जो वायु प्रदूषण है इसके कारण लोगों को दमा की बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, अस्थमा हो जाता है, मतलब सांस से जो रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो होती हैं। अगला है उपभोक्ता के निम्नलिखित उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। तो उपभोक्ता के जो जो ये बहुत सारे उत्तरदायित्व हमने पढ़े थे उनमें से 3 के बारे में बात कर रहे हैं। खरीद के लिए बिल की मांग करना, गुणवत्ता प्रमाणित उत्पाद खरीदना और हरित उपभोक्ता होना। इसकी बात कर लेते हैं करके। खरीद के लिए बिल की मांग करना में क्या है? प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के पश्चात बिल अवश्य मांगना चाहिए। हम लोग अक्सर बिल नहीं मांगते हैं। अगर हम बिल नहीं लेंगे तो हमारे पास किसी प्रकार का प्रमाण नहीं रहेगा कि हमने ये सामान उस दुकान से खरीदा है, जो कि हमको बाद में जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है अगर वो सामान खराब निकलता है। तो आपको बिल अवश्य लेना चाहिए। जब आप पैसा दे रहे हैं तो आपको बिल लेना चाहिए। बिल खरीद का प्रमाण है और उसका प्रयोग न्याय प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से जब हम बिल खरीदते हैं तो हम बिल पर टैक्स चुकाते हैं और वो टैक्स सरकार की आय के रूप में जो कल्याणकारी कार्य हैं उनमें लगता है। ठीक है ना, तो ये पैसा भी हम सरकार को पहुंचाते हैं बिल लेकर। अगला है गुणवत्ता प्रमाणित उत्पाद खरीदना। तो हमको ऐसे उत्पाद खरीदने चाहिए जो कि सर्टिफाइड हो, जिनकी की क्वालिटी को किसी ने चेक किया हो।
तो ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो प्रमाणित एजेंसियों द्वारा, ऐसी एजेंसियां होती हैं जो कि सर्टिफिकेशन करती हैं, अच्छी गुणवत्ता और उपभोग में सुरक्षित होने के लिए प्रमाणित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय मानक संस्थान ISI बहुत सी उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करता है, ठीक है ना। एक तो ISI होता है जो कि ऐसा लोगो लगाता है, कुछ जो वस्तुएं हैं उन पे आपने लोगो लगा हुआ देखा होगा। ऐसे ही जो खाने पीने के सामान हैं, खाद्य पदार्थ हैं, खाद्य उत्पाद हैं, उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उस पर टैग मार्क की मोहर लगाई जाती है, जो कि इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुणवत्ता प्रमाणित उत्पाद खरीदें। और खाद्य उत्पाद और दवाइयाँ जब आप खरीदें तब आप उसमें जरूर देख लें कि उसमें क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है ना, समाप्ति की तिथि क्या है। अगला है हरित उपभोक्ता होना। तो एक उपभोक्ता को उन उत्पादों का उपयोग करना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्लास्टिक की थैली का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको अपना जूट का थैला ले जाना चाहिए, ठीक है। लोगों को बिजली, गैस, इन सब की बचत करनी चाहिए, मतलब इनका दुरुपयोग से बचना चाहिए। उपभोक्ता कस्बों और शहरों में मोटर गाड़ी प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी हैं, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम ऐसे उत्पादों का उपयोग करें जिससे कि हम प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है ना। तभी हम सही मायनों में हरित उपभोक्ता हो पाएंगे। अगला सवाल है ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है ना। तो ध्वनि प्रदूषण मतलब ऐसी ध्वनियों का वातावरण में मिलना जिसके कि कारण आदमी को सुनने में परेशानी होने लगे, ठीक है ना, तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ये अप्रैल 2019 का प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। और दूसरा है ग्रामीण भारत में उपभोक्ता जागरूकता का महत्व समझाइए। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक तथा अप्रिय पर्यावरण संबंधित ध्वनि है जो मानव अथवा जंतु जीवन की गतिविधियों अथवा संतुलन को अस्त व्यस्त कर देती है। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, बहुत तेज आवाज, या अप्रिय मतलब जो कि आपके कानों को पसंद ना आए। तो ऐसी पर्यावरण संबंधित ध्वनि है, ठीक है ना, जो ध्वनि प्रदूषण होता है जो कि मानव या जंतु जीवन, उसकी गतिविधियां, जो उनका सामान्य कार्य क्रियाकलाप हैं, उनको, उनके संतुलन को अस्त व्यस्त कर देती है। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं? अवांछनीय ध्वनि के रूप में ध्वनि प्रदूषण शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। इससे आपका दिमागी जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है और आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होता है। ध्वनि प्रदूषण चिड़न तथा आक्रामकता, उच्च रक्तचाप, उच्च तनाव स्तर, बहरापन, नींद में बाधा तथा अन्य हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। आपको इनमें से कोई से भी आप जो प्रभाव है वो लिख सकते हैं। दीर्घ काल तक मतलब आप बहुत लंबे समय तक अगर ध्वनि का अपावरण करें, ध्वनि सुने, तो उसकी वजह से ध्वनि प्रेरित बहरापन उत्पन्न हो सकता है। आप बहरे भी हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा आवाज बहुत समय दिए काफी समय तक सुनते हैं, तब आपके कानों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगली बात हम करें, जो अगला सवाल है वो है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता की बात करनी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता बहुत मायने में एक चैलेंजिंग, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र हैं उनके मुकाबले में शिक्षा का प्रसार कम हुआ है। वहाँ हमारे यहाँ जो 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 शहर हैं उसके मुकाबले में गाँव में कम लोग शिक्षित होते हैं, ठीक है ना। तो उनको अपने अधिकारों के लिए, अपने उत्तरदायित्व के लिए जागरूक करना एक बहुत बड़ी बात है। और वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण क्या हुआ है, गाँवों में मध्य और उच्च आय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उससे क्या है, हमारे ग्रामीण बाजारों का भी विस्तार हो रहा है। इसलिए कंपनियां अपने उत्पादों के साथ हमारे गाँवों में पहुंच रही हैं, ठीक है ना, ग्रामीण बाजारों में पहुंच रही हैं। किंतु भारत में ग्रामीण उपभोक्ता प्राय अज्ञानी और अशिक्षित हैं। इसलिए निर्माताओं और व्यापारियों और ऐसे सेवा प्रदाताओं द्वारा उनका शोषण किया जा सकता है। तो उनके शोषण की संभावना है, इसलिए जरूरी है कि उपभोक्ता जागरूकता का प्रसार गाँव में भी किया जाए। अगला है अप्रैल 2019 का सवाल है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है। तो वायु प्रदूषण और इसके स्रोत की बात हम कर चुके हैं। आप एक बार हमारा जो इसी वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो जो हमारा जो इससे पहले जो वायु प्रदूषण की हमने बात की थी, ठीक है ना, हमने 23 में जो अध्याय पढ़ा था उसके अंदर इसकी बात की थी वायु प्रदूषण की, उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो ये हाई स्कूल का जो अर्थशास्त्र विषय था वो हमने समाप्त कर दिया है। अब मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि 7895860757 है, इस पर लिखकर भेजिएगा, इस पर SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए।
इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। तो अगर आप हमको भेजेंगी तो हम आपको या तो वो सवाल वैसे लिख कर बता देंगे या फिर हम उसका एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है ना? ज़रूर आप हमारी इस सुविधा का लाभ उठाइएगा। और आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचित ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे चैनल और हमारे इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद। अब अब मैं 12वीं की जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में बात करूंगा अगले वीडियोस में। ठीक है? तो धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और नहीं समझ में आई है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग हमको मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।